अस्सलाम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बैंक का जो गोशवारा है वो क्या है, बैंक की फ़र्ज़ी बैलेंस शीट क्या है, उसके साजात और उसके वाजबात वो क्या है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक का गोशवारा तवाज़न। बैंक का जो गोशवारा तवाज़न है यानी जो बैलेंस शीट है उसकी बात करते हैं। कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट एक ऐसा हिसाबी गोशवारा होता है जिसमें बैंक के वाजिबात, सरमाया और साजात का मुआवजा करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंक्लूजन हैं वो निकालते हैं। कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट एक ऐसा कैलकुलेशन करने वाला गोशवारा है, एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें आप बैंक के वाजिबात यानी बैंक की जो रिसीप्ट हैं, बैंक का जो कैपिटल है, बैंक के जो एसेट्स हैं उसका मुआवजा करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कंपैरिजन करते हैं। वो करते हुए मंदरजा जो अब नताइज है वो हज़ किए जाते हैं। कहते हैं बैंक की जो बैलेंस शीट है वो एक ऐसा हिसाबी गोशवारा होता है जिसमें बैंक के वाजिबात, सरमाया और साजात का मुआवजा करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है। कहते हैं नंबर 1 पे वो बताते हैं कि जो बैंक की माली और कारोबारी हालत है वो कैसी है। फिर उसके बाद कहते हैं बैंक के ज़राए आमदनी क्या है, यानी कि बैंक की जो ज़राए आमदनी है वो क्या है, बैंक किन में सुबह पर रकम सर्व कर रहा है। कहते हैं कि जो बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है। सबसे पहले आप उसकी बात करते हैं, बैंक के ज़राए आमदनी क्या है, बैंक द रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंक किन में सुबह पर रकम सर्व कर रहा है। कहते हैं बैंक उसमें कहते हैं कि जो अपनी दोज प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट मनी कहते हैं वो कौन से मनसूबे हैं जिस पर अपनी रकम सर्व कर रहा है। तो कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट एक ऐसा हिसाबी गोशवारा है जिसमें बैंक के वाजिबात, सरमाया और साजात का मुआवजा करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं। कहते हैं बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है, बैंक के ज़राए आमदनी क्या है, बैंक की मनसूबा पर रकम सर्व कर रहा है। नंबर 2 पे बात करते हैं। ये तो पहली डेफिनेशन थी ना जिसमें आपने ये बताना है कि बैंक की जो बैलेंस शीट का एक हिसाबी गोशवारा है वो ऐसा होता है जिसमें बैंक के वाजिबात, सरमाया और साजात का मुआवजा करते हैं और तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद आपने आना है नंबर 2 पे जो डेफिनेशन है उसकी बात करता है कि बैंक की बैलेंस शीट से मुराद ऐसा गोशवारा है, ऐसी बैलेंस शीट है जो बैंक के असाजात और वाजिबात की रोशनी में उसकी माली हालत वज़ह करता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट कि बैंक की जो बैलेंस शीट है बेसिकली वो क्या है। वो कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट से मुराद एक ऐसा गोशवारा है, एक ऐसा टेबल है जो बैंक के असाजात यानी जो आपके एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी रोशनी उसकी मालियत। कि बैंक क्या है, बैंक बेसिकली इज़ द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हु शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कहता है कि जो बैंक क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको शो करवाता है किसी कंपनी की। गोशवारा तवाज़न से मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें उसके वाजिबात और वास्तात की वजाहत के तहत बैंक की माली हैसियत का जायज़ा पेश किया जाता है। कहते हैं गोशवारा तवाज़न से मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें उसके वाजिबात यानी उसकी जो रिसीप्ट हैं और वास्तात की वजाहत के तहत बैंक की माली हैसियत का जायज़ा पेश किया जाता है। तो कहते हैं बैंक की जो बैलेंस शीट है उससे मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें बैंक के साजात और यानी पेमेंट और रिसीप्ट की रोशनी में उसकी माली हालत यानी उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको वाज़ेह करता है। गोशवारा तवाज़न से मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें उसके वाजिबात यानी रिसीप्ट और पेमेंट की वजाहत के साथ बैंक की जो माली हैसियत। कहते हैं बैंक की जो माली गोशवारा है उससे मुराद ऐसा गोशवारा है जिसमें उसके वाजिबात वास्तात की वजाहत के साथ बैंक की माली हैसियत का जायज़ा पेश किया जाता है। डॉक्टर जॉन रीड कहते हैं कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें आपके जो बैंक के वासलात हैं, जायदाद, वाजिबात और सरमाया की बाहमी मुआवजा करके बैंक की माली हालत और रवां साल के दौरान उसकी तरक्की का जायज़ा लिया जाता है। कहते हैं बैंक जो है, डॉक्टर जॉन रीड कहते हैं बैंक की जो बैलेंस शीट है उसके मुताबिक बैंक के वासलात और जायदाद, वाजिबात और सरमाया करके जो बाहमी मुआवजा है वो करके बैंक की माली हालत और रवां के साल के दौरान उसकी तरक्की का जायज़ा लिया जाता है। उसकी जो प्रोग्रेस है उसका जो एस्टिमेशन है अब वो लगाया जाता है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बैंक की जो बैलेंस शीट में बैंक के वासलात, जायदाद, वाजिबात और सरमायाकारी का बाहमी मुआवजा करके बैंक की माली हैसियत और रवां साल के दौरान उसकी तरक्की का आप जायज़ा लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि नमूना गोशवारा तवाज़ुन वो कहते हैं वो क्या है, हम देखते हैं। कहते हैं बैंक के गोशवारा की 2 इतराफ़ होती हैं, एक तरफ सरमाया वाजिबात और दूसरी तरफ वासलात और जायदाद। कहते हैं एक तरफ सरमाया और उसके वाजिबात होते हैं, दूसरी तरफ उसकी जो वासलात और जायदाद है वो होती हैं।
کہتے ہیں جو نمونہ ہے، جو کہ ماڈل ہے گوشوارہ توازن کا، وہ ہے کہ ایک طرف سرمایہ واجبات ہیں اور دوسری طرف جو آپ کا واصلات اور جو آپ کی جائیداد ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بینک کی فرضی بیلنس شیٹ آف بینک ایز آن، کچھ اس طرح آپ لکھتے ہیں۔ تو میری بات سنیں، جو آپ کا ایسٹ ہے وہ اس سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں، اور جبکہ سرمایہ واجبات ہوتے ہیں، یعنی جو واجبات جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ آپ کی اس سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ انگلش میں بیلنس شیٹ لکھیں تو آپ کے ایسٹ اس سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں اور آپ کی لائبلٹیز اس سائڈ پہ لکھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بینک کی جو فرضی بیلنس شیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کیش ان ہینڈ جو آپ کے پاس نقد رقم میں موجود ہے، آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا اثاثہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ آپ کو بعد میں فائدہ دے گی، وہ آپ کا اثاثہ ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ اس کے بعد مرکزی بینک میں محفوظ سرمایہ، ریزرو ود سینٹرل بینک، جو آپ کا مرکزی بینک کے پاس ریزرو موجود ہے وہ بھی۔ منی ایٹ کال، طلبی قرضے جو آپ فوراً بلا سکتے ہیں، اور جاری شدہ قرضے، ایڈوانسز، آپ کے جو لون ہیں۔ سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ بلز، بٹا لگی ہوئی بٹنیاں ہیں۔ بل ریسیویبل، دیکھیں جو آپ کے پاس بل آتے ہیں جن کو آپ ریسیو کرتے ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہیں، بل ریسیویبل آپ کی کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان، ایسٹ۔ بٹا لگی ہوئی جو ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو بل ملے جاتے ہیں وہ آپ کی ڈسکاؤنٹڈ بل ہیں۔ بینک کی جائیداد، بینک پراپرٹی ہے۔ نفع نقصان، پروفٹ اینڈ لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سرمایہ واجبات، لائبلٹیز ہے۔ آتھورائز کیپٹل، یعنی جو آپ کا منظور شدہ سرمایہ ہے۔ ایشوڈ کیپٹل، جو جاری شدہ سرمایہ ہے۔ سبسرائڈ کیپٹل، جو فروخت شدہ سرمایہ ہے۔ ریزرو فنڈ، محفوظ سرمایہ ہے۔ ڈپازٹ یعنی امانتیں ہیں، دوسرے بینکوں سے قرضہ، بورنگ فرام ادر بینکس۔ واجب الالات، بلز پیبل، وصولی کے لیے بل فار کلیکشنز، پروفٹ اینڈ لاس، نفع نقصان۔ ہنڈیوں کی قبولیت کہتے ہیں سبٹینس کو۔ کیش ان ہینڈ، اس کے بعد کہتا ہے کہ نقد رقم ہوتی ہے، مرکزی بینک محفوظ سرمایہ، ریزرو سینٹرل بینک ہے، طلبی قرضے ہیں، منی ایٹ کال، جاری شدہ قرضے، ایڈوانسز ہیں، اور اس کے بعد سرمایہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ منظور شدہ سرمایہ بھی آتھورائز کیپٹل کو کہتے ہیں۔ جاری شدہ سرمایہ جو ایشوڈ کیپٹل ہوتا ہے۔ فروخت شدہ سرمایہ جو آپ کا سبسرائڈ کیپٹل ہے وہ ہے۔ محفوظ سرمایہ جو کہ ریزرو فنڈ ہے۔ امانتیں آپ کی ڈپازٹ ہوتی ہے۔ واجب الالات، بلز پیبل ہیں، وصولی کے لیے بل فار کلیکشن ہے، اور نفع نقصان، پروفٹ اینڈ لاس، اور ہنڈیوں کی قبولیت سبٹینس ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ سرمایہ واجبات، کیپٹل، لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ کیپٹل اور آپ کی جو لائبلٹیز ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ کہتا ہے سب سے پہلے نمبر 1 پہ بات کرتا ہے سرمایہ کی۔ کس کی بات کرتا ہے؟ سرمایہ کی۔ کہ تجارتی بینک اپنی مالی ضروریات کے لیے، یعنی سرمایہ کے حصول کے لیے عوام کو حصص کی فروخت کرتے ہیں۔ تو تجارتی بینک ہیں، آپ کے جو کمرشل بینک ہیں، وہ اپنی مالی ضروریات کے لیے، یعنی سرمایہ کے حصول کے لیے عوام کو حصص کی فروخت کرتے ہیں، یعنی جو آپ کی پبلک ہے، یعنی وہ جو آپ کی عوام ہے، وہ کہتے ہیں اس کو وہ حصص کی فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کے سرمایہ جات کو علیحدہ علیحدہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کمرشل بینک ہے، جو آپ کا تجارتی بینک ہے، وہ اپنی مالی ضروریات کے لیے، یعنی سرمایہ کے حصول کے لیے عوام کو حصص کی فروخت کرتے ہیں۔ عوام کو یعنی پبلک کو جو ہے وہ شیئرز جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے سرمایہ جات کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرمایہ کی مختلف اقسام ہے، اس میں کہتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپ آف جو انویسٹمنٹ ہے، کیپٹل ہے، وہ ہے۔ منظور شدہ سرمایہ جو آپ کا ہے وہ اس کو کہتے ہیں آپ کا آتھورائزڈ، یعنی آپ کا جو آتھورائزڈ کیپٹل ہے وہ ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے۔ سرمایہ بیسیکلی کیا ہے کہ تجارتی بینک اپنی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کے حصول کے لیے عوام کو حصہ خریدنے کی دعوت دیتا ہے، وہ آپ کا سرمایہ کہلاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں منظور شدہ سرمایہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد بینک کا وہ مجموعی سرمایہ ہوتا ہے جو بینک کے قیام کے وقت منظوریاں رجسٹر کروایا جاتا ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مجموعی طور پر لکھا جاتا ہے۔ میری بات سنیں، جو آتھورائز کیپٹل ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ، آتھورائز کیپٹل اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کا جو جس کے ساتھ آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، وہ سرمایہ جو بینک کے قیام کے وقت آپ منظور یا رجسٹر کرواتے ہیں، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے آپ مجموعی طور پر لکھا جاتا ہے کہ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور آپ اسے ڈفرینٹ پارٹ میں لکھتے ہیں۔ جاری شدہ سرمایہ یعنی جو آپ کا ایشوڈ کیپٹل ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد سرمایہ کا وہ حصہ ہے جو حصص بینک نے فروخت کر کے اعلان کیا، اور کہتے ہیں اس سے مراد کہتے ہیں کہ بینک کا وہ حصہ ہے۔ کہتے ہیں اس سے مراد سرمایہ کا یعنی کیپٹل کا وہ حصہ ہوتا ہے، وہ پارٹ ہے جس کے حصص بینک نے فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ جس کے شیئرز بینک نے بیچنے کا اعلان کیا ہو۔ بینک بعض اوقات اپنے تمام حصص کی فروخت کا اعلان کر دیتا ہے اور بعض اوقات کچھ حصص فروخت یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو جس کے سے بینک نے فروخت کرنے کا اعلان کیا ہو، بعض اوقات بینک اپنے تمام حصص کی فروخت کا اعلان کر دیتا ہے اور بعض اوقات کچھ حصے فروخت کے لیے پیش نہیں کیے جاتے۔
तो बैंक क्या करता है कि जो उसका कैपिटल का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके हिस्से से वो बैंक ने फ़रोख्त करने का ऐलान किया हो, बाज़ औक़ात बैंक अपने तमाम हिस्से की फ़रोख्त का ऐलान कर देता है और बाज़ औक़ात वो कुछ हिस्से फ़रोख्त के लिए पेश करता है। कहते हैं वो सारे जो शेयर्स हैं वो अपने बेचने के लिए पेश नहीं करता, बल्कि जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, वो बेचने के लिए पेश करता है। तो कहते हैं जारीशुदा सरमाया से मुराद वो सरमाया है जिसके हिस्से बैंक ने फ़रोख्त करने का ऐलान किया हो। बाज़ औक़ात बैंक अपने तमाम हिस्से की फ़रोख्त का ऐलान कर देता है और बाज़ औक़ात वो नहीं करता, क्योंकि कुछ हिस्से फ़रोख्त के लिए पेश किए जाते हैं। फ़रोख्तशुदा सरमाया बेसिकली स्टूडेंट आपका क्या है, सब्सिडाइज्ड कैपिटल, जो जारीशुदा सरमाए का वो हिस्सा जिसे लोगों ने ख़रीद लिया हो। अमूमी तौर पर तमाम जारीशुदा हिस्से फ़रोख्त हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ हिस्से फ़रोख्त होने से भी रह जाते हैं। कहते हैं कि फ़रोख्तशुदा सरमाया आपका वो सरमाया है, कहते हैं जारीशुदा सरमाए का वो हिस्सा जिसे लोगों ने ख़रीद लिया हो। अमूमी तौर पर तमाम जारीशुदा हिस्से फ़रोख्त हो जाते हैं। कहते हैं बेसिकली आम तौर पर ये होता है कि आपके तमाम जो हिस्से हैं वो फ़रोख्त हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो कुछ हिस्से हैं यानी सम हिस्से हैं वो फ़रोख्त होने से भी रह जाते हैं। तो कहते हैं जो जारीशुदा सरमाए का वो हिस्सा जिसे लोगों ने ख़रीद लिया हो और अमूमी तौर पर तमाम जारीशुदा हिस्से फ़रोख्त हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हिस्से फ़रोख्त होने से भी रह जाते हैं। नंबर 2 पे है महफूज सरमाया। किसकी बात करते हैं? महफूज सरमाया की। बैंक अपने कारोबार से हासिल होने में मुनाफा से में कुछ हिस्सा मुस्तकबिल में पैदा होने वाली नगरानी ज़रूरियात के लिए महफूज कर लेता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, अपने कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा, कहता है कि उससे जो अपने कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा है उसमें से कुछ हिस्सा यानी कुछ जो पार्ट है मुस्तकबिल में पैदा होने वाली जो नगरानी ज़रूरियात हैं उसके लिए रख लेता है, जिसे महफूज सरमाया कहते हैं। महफूज सरमाए का तनासब यानी जो आपका रिज़र्व फंड होता है, कहते हैं उसका मुनाफा 20% इस वक्त तक मुंतकिल होता है जब तक फ़रोख्तशुदा अपने जो है वो क्या कहते हैं कि सरमाए के बराबर ना हो जाए। इसके बाद मुनाफा का 10% मुंतकिल कर दिया जाता है। अमानतें और दीगर खाता जात। डिपॉजिट्स की बात करते हैं। कहते हैं एंड अदर अकाउंट्स, लोगों से वसूल की हुई अमानतें भी बैंक के वाजिबात कहते हैं। देखिए जब आप लोगों से वो अमानतें वसूल करता है तो उसके वो वाजिबात कहलाते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी अदायगी अंदर तलब या ख़ास मुद्दत की बात करना होती है, यानी वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उसकी अदायगी करता है। ये अमानतें मुख्तलिफ़ खातों में से चिल्लत पे आती है और मियादी खातों की सूरत में वसूल की कहते हैं। बैंक की जो अमानतें हैं वो मुख्तलिफ़ खातों में से चिल्लत खातों में, मियादी में और इस तरह की सूरत में की जाती है। दूसरे बैंकों से कर्जा। नंबर 4 पर कहते हैं जब कोई तजारती बैंक अपनी रोज़मर्रा की कारोबारी ज़रूरियात के लिए दूसरे बैंकों और मरकज़ी बैंक से कर्जा लेता है। कहता है कि जब कोई तजारती बैंक, आपका जो कमर्शियल बैंक है, अपनी रोज़मर्रा की कारोबारी ज़रूरियात के लिए दूसरे बैंकों यानी जो आपके अदर बैंक है उससे कर्जा लेता है और मरकज़ी बैंक से कर्जा लेता है, तो ये भी इसके वाजिबात कहलाते हैं। कहते हैं जब कोई तजारती बैंक, जब आपका कमर्शियल बैंक अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक और मरकज़ी बैंक से कर्ज लेता है यानी उनसे जो है वो लोन लेता है, तो ये भी उसके वाजिबात कहलाते हैं। कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा अमूमी मरकज़ी बैंक से लिया जाता है। कहते हैं जो कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा है वो आमतौर मरकज़ी बैंक से लिया जाता है। तो कहते हैं कि जब कोई तजारती बैंक अपनी रोज़मर्रा के कारोबार की ज़रूरियात के लिए दूसरे बैंक और मरकज़ी बैंक से कर्ज़ लेता है तो ये भी इसके वाजिबात कहलाते हैं। कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा अमूमन मरकज़ी बैंक से लिया जाता है। वाजिबुल अलात बिल। नंबर 5 पे कहते हैं ये ऐसे बिल और हुंडियाँ होती हैं जिन्हें बैंकों ने मरकज़ी बैंक से बट्टा लगवाया होता है और उनकी अदायगी बैंक को मुस्तकबिल में मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक अदा करना होती है। कहते हैं कि आपके दूसरे बैंकों से जब कोई भी तजारती बैंक अपनी रोज़मर्रा कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करता है और दूसरे बैंकों से कर्ज लेता है तो ये उसकी जो रिसीप्ट है यानी पेमेंट कहलाती है। कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा मरकज़ी बैंक से लिया जाता है। वाजिबुल बिल, ये ऐसे बिल और हुंडियाँ होती हैं जिन्हें बैंकों ने मरकज़ी बैंक से बट्टा लगवाया जाता है और इनकी अदायगी बैंक को मुस्तकबिल मुकर्रर मुद्दत के बाद अदा करना पड़ती है। वसूली के लिए बिल। कहता है ऐसे बिल जो बैंक के गाहक अपने खातों की वसात से बैंक में वसूली के लिए जमा करवाते हैं। कहते हैं कि बैंक जो बिल है आपका, बेसिकली वो कहता है कि ऐसे बिल जो अब बैंक के गाहक अपने खातों की वसात से बैंक में वसूली के लिए जमा कराते हैं, बैंक के वाजिबात कराते हैं, क्योंकि उनकी रकम गाहकों के खाते में जमा करना बैंक की ज़िम्मेदारी। कहता है ऐसे बिल होते हैं जो बैंक के गाहक यानी जो बैंक के कस्टमर हैं वो अपने खातों की वसात से बैंक में वसूली के लिए जमा करवाते हैं, बैंक के वाजिबात कहलाते हैं, क्योंकि उनकी रकम गाहकों के खातों में जमा करना बैंक की ज़िम्मेदारी। कहता है ऐसे बिल होते हैं जो बैंक ग्राहक अपने खातों में वसात से बैंक में वसूली के लिए जमा करवाते हैं, बैंक के वाजिबात कहलाती है। बैंक की जो आपकी बैंक की जो पेमेंट्स कहलाती हैं वो कहलाती हैं लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि उनकी रकम गाहकों के खाते में जमा करना, क्योंकि उनकी रकम जो होती है वो गाहकों के खाते में जमा करना बैंक की ज़िम्मेदारी होती है। नफ़ा और नुकसान का खाता।
बैंक को रवा साल के दौरान जो मुनाफा होता है उसका कुछ हिस्सा मालिकान को दिया जाता है। कहते हैं बैंक को रवा साल के दौरान जो मुनाफा हासिल होता है उसका कुछ हिस्सा मालिकान को दिया जाता है और कुछ हिस्से को महफूज सरमाया में शामिल किया जाता है और जो बाकी बच जाए उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। कहते हैं बैंक को रवा साल के दौरान जो मुनाफा हासिल होता है उसका कुछ हिस्सा यानी कि जो कुछ पार्ट है वो मालिकान को दे दिया जाता है, कुछ हिस्सों को महफूज सरमाया में शामिल कर दिया जाता है, जो बाकी बच जाए उसे खाता में जमा करा देते हैं। कहते हैं बैंक के आपकी यानी कहता है कि बैंक क्या करता है, रवा साल के दौरान जो मुनाफा कमाता है उसका कुछ हिस्सा मालिकान को दे देता है, कुछ हिस्से के महफूज सरमाया में शामिल कर देते, जो बाकी बच जाए उसे खाते में जमा कर देते हैं। हुंडियों की कबूलियत। बाज़ औक़ात तजारती बैंक अपने ग्राहकों पर जारी होने वाली हुंडी की कबूलियत भी देते हैं। अगर ग्राहक उन हुंडी की अदायगी ना करे तो उन्हें बैंक बतौर कबूल करंदा अदा करता है। कहते हैं बासम टाइम ऐसा होता है आपका जो कमर्शियल बैंक है वो अपने ग्राहकों पर जारी होने वाली हुंडी की कबूलियत भी देते हैं। अगर ग्राहक उन हुंडी की अदायगी ना करे तो उन्हें बतौर बैंक कबूल करंदा अदा कर। क्या कहते हैं, आपका जो हुंडी की कबूलियत है वो इस तरह से होती है कि बैंक अपने ग्राहकों पर जारी होने वाली हुंडी की कबूलियत भी देते हैं। ग्राहक उन हुंडियों की अदायगी ना करे तो उन्हें बैंक बतौर कबूल करंदा अदा करता है। मशरूत वाजबात। इनसे मुराद ऐसे वाजबात हैं जिनकी अदायगी बाज़ अवामिल के साथ मशरूत होती है और उनको असल रकम में शामिल नहीं किया जाता। कहते हैं मशरूत वाजबात आपकी कंडीशनल जो रिसीव्ड हैं पेमेंट्स हैं वो ऐसी हैं। कहते हैं कि उनसे मुराद ऐसे वाजबात हैं जिनकी अदायगी बाज़ औक़ात अवामिल के साथ मशरूत होती है और इनको असल रकम में शामिल नहीं किया जाता। यानी आपके जो कंडीशनल पेमेंट रिसीव्ड हैं उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एसेट एंड रिसीवेबल, यानी आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी आपके जो एसेट और रिसीवेबल हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, नकद रकम महफूज ज़र नकद। कहते ज़र नकद से मुराद वो सरमाया है जो बैंक अपनी ग्राहकों को अदायगी की गर्ज से अपने पास रखता है। ये सरमाया सिक्कों और करेंसी की नोटों की सूरत में होता है। कहते हैं ज़र नकद से मुराद वो सरमाया कैपिटल का वो पार्ट है जो बैंक अपने ग्राहकों की अदायगी की गर्ज से यानी वो उनको देने की गर्ज से अपने पास रखता है। ये सरमाया सिक्कों और करेंसी नोटों की सूरत में होता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, उसके बाद जो ज़र नकद है उससे मुराद सरमाया का वो हिस्सा है जो बैंक अपने ग्राहकों की अदायगी की गर्ज से पास रखता है। ये सरमाया सिक्कों और करेंसी की नोटों की सूरत में होता है, यानी आप उसे महफूज ज़र नकद के तौर पर देते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं मरकज़ी बैंक में महफूज ज़र यानी आइनी महफूज ज़र क्या है। हर मेंबर तजारती बैंक को अपनी कुल अमानतों का महसूस हिस्सा मरकज़ी बैंक में जमा करवाना पड़ता है। ये जमा शुदा सरमाया बैंक के वासलात का हिस्सा होता है। कहते हैं हर जो मेंबर बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसे अपनी जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ हिस्सा मरकज़ी बैंक में जमा करवाना पड़ता है। ये जमा शुदा अमानतें सरमाया के वाजिबात का हिस्सा होती हैं। आपको समझ आ रही है। नंबर 3 पे कहते हैं सरमायाकारी। तजारती बैंक मुनाफा कमाने की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी करते हैं। कहते हैं तजारती बैंक क्या करते हैं, मुनाफा कमाने की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी करते हैं जिनमें ज़्यादातर मरकज़ी व सूबाई हुकूमतों के बॉन्ड्स वगैरह खरीदारी शामिल है। कहते हैं सरमायाकारी क्या है कि तजारती बैंक जो एक कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म की सरमाया करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनमें ज़्यादातर मरकज़ी बैंक में ज़्यादातर आपके जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के बॉन्ड्स वगैरह की खरीदारी शामिल है। कहते हैं तजारती बैंक मुनाफा कमाने की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी करते हैं जिनमें ज़्यादातर मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के बॉन्ड्स वगैरह की खरीदारी शामिल है। तो देखिए नकद और महफूज नकद आपको मैंने बता दिया कि वो है जो बैंक अपने ग्राहकों की अदायगी की गर्ज से अपने पास रखता है और सिक्कों और सरमाया करेंसी नोटों की सूरत में होता है। मरकज़ी बैंक महफूज ज़र वो भी ये कहते हैं कि हम मेंबर तजारती बैंक को अपनी कुल अमानतों का एक हिस्सा महफूज ज़र के नकद में रखना पड़ता है। जमाशुदा अमानतें सरमाया के वाजिबात में होती हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं जारीशुदा कर्ज़े। कहता है बैंक की तरफ से जारी किए गए मुख्तलिफ नीयत के कर्ज़े भी बैंक के वासलात का हिस्सा होते हैं क्योंकि बैंक ने मुस्तकबिल में उनकी वसूली करना होती है। कहते हैं बैंक की तरफ से जो जारी किए गए मुख्तलिफ किस्म के कर्ज़े हैं यानी वो जो मुख्तलिफ किस्म के कर्ज़ जारी करता है वो मुख्तलिफ नीयत के होते हैं और बैंक के वासलात का हिस्सा है क्योंकि बैंक ने मुस्तकबिल में उनकी वसूली करना होती है। कहते हैं बैंक की तरफ से जो जारी किए गए मुख्तलिफ नीयत के कर्ज़े हैं यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लोन है वो उसकी जो रिसीवमेंट कहलाते हैं क्योंकि बैंक ने मुस्तकबिल में क्योंकि बैंक ने फ्यूचर में उनकी पेमेंट करनी थी। बट्टा लगी हुई हुंडियाँ। तो बैंक कारोबारी लोगों को हुंडियों पर बट्टा लगाकर उन्हें एक खास किस्म का कर्जा मुहैया करते हैं। कहते हैं बैंक क्या करता है, जो कारोबारी लोग हैं उनकी हुंडियों पर
बट्टा लगाते हैं और एक ख़ास किस्म का कर्ज में कहते हैं इन हुंडियों की रकम जो कि वाजिबुल वसूल होती है, इसलिए ये भी वासलात का हिस्सा है। कहते हैं बट्टा लगी हुई हुंडी क्या है कि बैंक कारोबारी लोगों को, जो आपके बिजनेस पर्सन हैं, उनको हुंडी पर बट्टा लगा कर देते हैं और उन्हें एक ख़ास किस्म का लोन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें एक ख़ास किस्म का लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी उन्हें एक ख़ास किस्म का कर्ज देते हैं। तो कहते हैं इन हुंडियों की रकम जो कि फिर वो कहते हैं कि एक उनके जो ये भी वासलात का हिस्सा होती है। वाजिबुल वसूल बिल, जैसे आपके वाजिबुल वसूल रकम है वैसे ही आपके वाजिबुल वसूल बिल है। कहते हैं इनसे मुराद ऐसे बिल हैं जिनकी कबूलियत बैंक ने वसूल करनी है। वाजिबुल वसूल बिल वो बिल हैं जो बैंक ने आपसे वसूल करने हैं, इसलिए उन्हें बैंक के इस्लाहात में शुमार किया जाता है। कहते हैं इसलिए उन्हें बैंक के जो इस्लाहात हैं उसमें शुमार किया जाता है, क्योंकि एक महसूस मुद्दत गुजरने के बाद उनकी रकम वाजिबुल वसूल होती है। कहते हैं इनसे मुराद ऐसे बिल हैं जिनकी कबूलियत बैंक ने वसूल कर रखी है, इसलिए उन्हें बैंक के वासलात में शुमार किया जाता है, क्योंकि एक महसूस मुद्दत गुजरने के बाद उनकी रकम वाजिबुल वसूल होती है। कहते हैं बैंक क्या करता है, कहते हैं कि इनसे मुराद ऐसे बिल हैं जिनकी कबूलियत बैंक ने वसूल कर रखी हो, इससे उन्हें बैंक के वासलात में शुमार किया जाता है, क्योंकि एक महसूस मुद्दत गुजरने के बाद उनकी रकम वाजिबुल वसूल होती है। तो वाजिबुल वसूल बिल ये हो गया। जैसे जारी शुदा कर्ज़ों के बाद हुंडी बट्टा पर लगी हुई हुंडियाँ हैं, वाजिबुल वसूल बिल हैं। बैंक की जायदाद क्या कहते हैं, बैंक की जायदाद कहते हैं बैंक की इमारत, मशीनरी, मुख्तलिफ किस्म के आलात और बैंक के इस्तेमाल में जितनी मोटर गाड़ियाँ होती हैं वो बैंक की जायदाद कहलाती है। देखिए बैंक की जो एसेट्स हैं वो कौन से हैं, बैंक की जो इमारत है यानी जो उसकी बिल्डिंग है, जो उसकी मशीनरी है, मुख्तलिफ किस्म के आलात और बैंक के इस्तेमाल में जितनी मोटर गाड़ियाँ शामिल हैं वो बैंक की जायदाद कहलाती हैं। इसके अलावा बैंक में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर, मुख्तलिफ किस्म की तस्नीबात, मसलन एयर कंडीशनर्स और पंखे वगैरह, स्टेशनरी वगैरह भी बैंक के असासों में शामिल हैं। तो कहते हैं बैंक की जो इमारत है, मशीनरी है और आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं और बैंक के इस्तेमाल में जितनी भी मोटर गाड़ियाँ हैं, बैंक की जायदाद यानी बैंक की जो प्रॉपर्टी हैं वो शामिल की जाती हैं। इसके अलावा बैंक में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर इस तरह कहते हैं। इसके अलावा जो आपको बैंक में यूज़ होने वाला फर्नीचर है और मुख्तलिफ किस्म की तस्नीबात यानी अंडे, कंडीशनर्स, पंखे वगैरह, सब कुछ बैंक के असासा में शामिल है। सब कुछ क्या है, बैंक के स्टूडेंट असासा में शामिल हैं। उसके बाद देखिए हमने देख लिया कि बैंक की जायदाद क्या है। दूसरे बैंकों से वाजिबुल काबिल वसूल रकम, ऐसी रकम जो कोई बैंक दूसरे बैंकों की जारी करदा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर अदा कर चुका हो। कहता है ऐसी रकम, ऐसी पेमेंट्स जो कोई बैंक दूसरे बैंकों की जारी करदा, यानी एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक की जारी करदा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर अदा कर चुका हो, लेकिन मुतलका बैंक से उसकी वसूली अभी तक ना हुई हो, बैंक की वसूलात कहलाती। कहते हैं ऐसी रकम, ऐसी पेमेंट जो कोई एक बैंक जो है वो दूसरे बैंकों की जारी करदा जिसकी दस्तावेज़ात हैं की बुनियाद पर अदा कर चुका हो, लेकिन मुतलका बैंक से इसकी जो वसूली है अभी तक ना हुई हो, बैंक की वासलात कहलाती। कहते हैं कि वो तमाम वासलात, वो तमाम चीज़ें, कहते हैं जो बैंक क्या करता है कि अपनी बेसिकली रकम जो है वो एक कोई दूसरे बैंक में जारी करता दस्तावेज़ात की बिना पर अदा करता है, लेकिन मुतलका बैंक से उसकी वसूली अभी तक नहीं करता, तो वो बैंक की वासलात कहलाती हैं। उसके बाद कहते हैं तलबी कर्ज़े यानी मुंतसिर नोटिस की वसूलियाँ। कहता है कि बैंक ने बाज़ कारोबारी लोगों को कलील मुद्दत के कर्ज जारी करता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, बाज़ कारोबारी लोगों को कलील मुद्दत के कर्ज जारी किए होते हैं जिनकी वसूली से बैंक 7 या 14 दिन के अंदर मादे तक नोटिस पर कर सकता है। ऐसे कर्ज बैंक की शरह सूद भी काम होती देखें। कहते हैं बैंक क्या करता है, वो तलबी कर्जे जारी करता है। मैंने आपको ये भी बताया था, वो डिमांड लोन्स होते हैं जो बैंक किसी भी टाइम वो जो है वो डिमांड कर सकता है, और ये जो लोन है वो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही सिर्फ अलाउ किए जाते हैं। तो कहते हैं बैंक ने बाज़ लोगों को लिए मुद्दत के कर्ज जारी किए होते हैं जिनकी वसूली बैंक 7 या 14 या 30 दिन के मादे के नोटिस पर कर सकता है। ऐसे कर्ज़ों पर बैंक की जो शरह सूद है बहुत कम होती है। तो कहता है क्या करता है बैंक ने जो बाज़ औक़ात है अब वो क्या किया है कि लोगों को कलील मुद्दत के कर्ज जारी किए होते हैं जिनकी वसूली बैंक 7 या 14 दिन के मादे के नोटिस पर कर सकता है। ऐसे कर्ज़ों पर बैंक की शरह सूद भी कम होती है। कहता है कि ऐसे जो कर्ज़े हैं उस पर जो बैंक की शरह सूद है यानी जो उस पर सूद पे किया जाता है वो भी कम होता है। नफ़ा नुकसान का खाता, कहते हैं बैंक के होने वाले नुकसान को कानूनन उसके सरमाया से मिन्हा कर दिया जाता है। कहते हैं कि जो बैंक होने वाला नुकसान, ये जो लॉस है उसको कानूनन उसके सरमाया से कम कर दिया जाता है। इसके नुकसान की रकम को सजात में लिखा जाता है। ठीक हो गया। आगे थे बैलेंस शीट की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। कहते हैं माली हैसियत क्या है। नंबर 1 पे कहता है बैलेंस शीट का मुताला करने से कोई भी शख्स एक ख़ास तारीख पर बैंक की माली हैसियत का अंदाज़ा लगा सकता है।
تو بیلنس شیٹ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ بیلنس شیٹ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس سے کسی بھی ایک خاص طریقے پر بینک کی جو مالی حیثیت ہے فائنینشیل پوزیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کہتے ہیں ڈیو ٹو دا to make a study of balance sheet we can easily define the financial position of the any company through any date. کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک ڈیٹ کے تحت اس کو کرتے ہیں اور آپ اس کو پتہ چل دیتا ہے کہ اب جب بیلنس شیٹ کا مطالعہ کرنے سے کوئی بھی شخص ایک خاص تاریخ تک پر بینک کی مالی حیثیت کا اندازہ لگا سکتا ہے. نمبر 2 پہ ہے قرضوں کا اجرا. کیا ہے؟ قرضوں کا اجرا. بیلنس شیٹ سے بینک کے سرمایہ کاری کے رجحان کا پتہ چلتا ہے، یعنی بینک نے معیشت کے کن کن حصوں کے لیے قرضے جاری کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ بیلنس شیٹ سے آپ کو جو بینک کے سرمایہ کاری کے رجحان کا پتہ چلتا ہے، یعنی بینک نے معیشت کے کن کن حصوں کے لیے قرضے جاری کیے. کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینک نے جو معیشت ہے آپ کی وہ اس کے لیے کن کن حصوں کے لیے قرض جاری کیے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں بیلنس شیٹ سے بینک کے سرمایہ کاری کے رجحان کا پتہ چلتا ہے، یعنی بینک نے معیشت کے کن کن حصوں کے لیے جو قرضے ہیں وہ جاری کیے. منافع. بیلنس شیٹ نہ صرف بینک کے آمدنی کے ذرائع پر روشنی ڈالتی ہے. کہتے ہیں کہ بیلنس شیٹ نہ صرف بینک کے آمدنی کے ذرائع پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ اس سے بینک کے منافع کے رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں دوراندیشی. بیلنس شیٹ میں دی گئی مختلف معلومات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل بینک سے لین دین منافع بخش ثابت ہوگا یا نہیں. تو اٹ از دا امپورٹنس آف دا بیلنس شیٹ. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ جو بیلنس شیٹ ہے بیسیکلی وہ کیا ہے. تو بیلنس شیٹ کے ایسٹ اور لائبلٹیز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ہم اپنا پورا لیکچر جو ہے وہ ریویو کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا. تو سب سے پہلے ہم نے جو بیلنس شیٹ ہے یعنی جو بینک کا گوشوارہ توازن ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو میں نے اس میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بینک کی بیلنس شیٹ وہ ہے جس میں آپ بینک کی جو ایسٹ اور لائبلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ بینک کی بیلنس شیٹ ایک ایسا حسابی گوشوارہ ہوتا ہے جس میں بینک کے واجبات سرمایہ اور سازوجات کا موازنہ کرتے ہیں. کہتے ہیں بینک کی جو بیلنس کیا کہتے ہیں کہ جو بینک کی بیلنس شیٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس کا حسابی گوشوارہ ہوتا ہے، یعنی وہ بیلنس شیٹ ہے جس بینک کے واجبات یعنی ایسٹ لائبلٹیز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم نے اس سے دیکھا کہ بینک کی مالی اور کاروباری حالت کیسی، یعنی آپ کو اس سے جو پتہ چل جاتا ہے کہ بینک کی مالی اور کاروباری حالت کیسی ہے، بینک کے ذرائع آمدنی انکم آف سورسز کون سے، اور بینک کن منصوبوں پر کام یہ رقم صرف کر رہا ہے یہ کرے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے سیکنڈ ڈیفینیشن کو چیک کیا جس میں ہم نے 2 قسم کے ڈیفینیشنس کو ڈسکس کیا ہے کہ گوشوارہ توازن سے مراد ایسا گوشوارہ ہے جس میں اس کے واجبات و واسطات کی وضاحت کے تحت بینک کی مالی حیثیت کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر جان ریڈ کہتے ہیں بینک کی بیلنس شیٹ میں بینک کے واصلات اور جائیداد اور اس سرمایہ کر کے باہمی موازنہ کر کے بینک کی مالی حالت اور وسائل کے دوران اس کی ترقی کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی آپ اس کی جو پروگریس ہے اس کی جو ترقی ہے اس کی وہ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اسٹوڈنٹ، نمونہ گوشوارہ توازن کو ڈسکس کیا جو 2 قسم کے بتائے ہیں کہ ایک طرف سرمایہ کے جو واجبات ہیں اور ایک طرف اس کی جو واصلات ہیں، یعنی ایک طرف اس کی جو لائبلٹیز ہیں اور دوسری طرف اس کی جو ہے وہ ایسٹ ہے. یعنی ہم نے 2 قسم کی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. ہم نے مختلف قسم کے ایسٹ دیکھے ہیں، یعنی وہ جو نقد رقم ہے یعنی آپ کی جو نقد رقم ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد نقد رقم کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی لائبلٹیز کو ڈسکس کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ نقد رقم کیا ہے، اس میں کیش ان ہینڈ کو ڈسکس کیا، پھر آتھورائز کیپٹل کو کیا ہے، ایشوڈ کیپٹل کو کیا ہے، ریزرو فنڈ کو کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے محفوظ سرمایہ ہے، یعنی آپ کی جو ڈسکس ہم نے دیکھا کہ جو سرمایہ واجبات ہیں یعنی آپ کی کیپٹل لائبلٹیز اس کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں سرمایہ کی بات کرتے ہیں کہ تجارتی بینک مالی ضروریات کے حصول کے لیے عوام کو حصہ خریدنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی عوام کو کہتا ہے کہ آپ حصہ خریدیں اور اس کے مختلف قسم کے سرمایہ جات کو علیحدہ دکھانا چاہتا ہے. یعنی اس میں ہم نے منظور شدہ سرمایہ یعنی آپ کا جو آتھورائز کیپٹل ہے وہ دیکھا ہے. اس کے بعد ایشوڈ کیپٹل کو دیکھا. پھر ہمیں یہ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ جو کیپٹل ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ پھر دیکھیں 1 2 3 4. پھر ہم نے امانتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ امانتیں کون سی ہیں، پھر دوسرے بینکوں سے قرضہ، پھر واجب العال. پھر ہم نے وصولی کے لیے بالکل ڈسکس کیا نفع و نقصان کے کھاتے کو، یعنی آپ کا جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا. ہنڈے کی قبولیت یعنی ایکسیپٹنس آف بل آف ایکسچینج ہے. مشروط واجبات یعنی جو کنڈیشنر آپ کی ریسیپٹس ہیں
उसके हैं। उसके बाद हमने एसेट्स को डिस्कस किया है, यानी आपके जो एसेट हैं उसको डिस्कस किया कि मरकज़ी बैंक महफूज ज़र आइनी ज़र क्या है, सरमायाकारी को डिस्कस किया है, जारी शुदा कर्ज़े कौन से हैं, और उसके बाद हमने देखा था भट्टा लगी हुई हुंडियाँ। फिर बैंक की जायदाद देखिए, जो बैंक की जो मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी होती है, उसके किस्म के आलात हैं, जितनी मोटर गाड़ियाँ हैं, बैंक की जायदाद शुमार की। फिर हमने ये भी देखा कि आपकी जो फर्नीचर यानी उसका जो पंखा है, फ़ैन है, उसके एयर कंडीशन है, कुछ भी है, वो तमाम किस्म की जो है बैंक की वो जायदाद है और स्टेशनरी वगैरह भी बैंक के असासों में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हमने तलबी कर्ज़ा यानी फ़र्ज़ी जो नोटिस हैं वो देखे हैं कि वो कौन कौन से हैं। फिर हमने नफ़ा नुकसान के खाते को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि आपकी जो बैलेंस शीट की अहमियत यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट इसको डिस्कस किया। माली हैसियत क्या है, बैलेंस शीट का मुताला करने से कोई भी शख्स खास तरीके पर बैंक की माली हैसियत का अंदाज़ा लगा सकता है। कर्ज़ों का इजरा, बैलेंस शीट से बैंक के सरमायाकारी के रुझान का पता चलता है, यानी बैंक ने मीशत के किन किन हिस्सों के लिए कर्ज़ जारी किए हुए हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।